हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि लास्ट के जो आपके 20 to 30 डेज़ हैं एग्ज़ाम के पहले, आप उनको कैसे यूटिलाइज़ करो और आप उन डेज़ में क्या करो। क्योंकि ये जो लास्ट के 20 to 30 डेज़ हैं ये एक तरीके से डिसाइडर का काम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। अगर आप इन डेज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपके रिजल्ट में डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये चीज़ बोली है और कमेंट भी की है और मैसेज भी किया है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम के डेज़ करीब आने लगते हैं, जब एक मंथ या 20 डेज़ बचते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है, जबकि वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उससे पहले, और डर लगने लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं उस समय, क्या करें, क्या क्या ना करें और कैसे करें। तो उन सारे पॉइंट्स पे आज हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है 2 से 3 बार और मेरा क्लियर भी है 3 बार जेआरएफ लगातार। तो आज मैं आपको खुद बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी लास्ट के जो 20 to 30 डेज़ थे इवन, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, टेंशन और डर की अगर हम बात करें तो वो तो आपको हमेशा लगेगा, आप चाहे जितना प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लो, आपका अगर 100% भी प्रिपेयर होगा तब भी आपको डर तो लगेगा ही लगेगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। होता क्या है कि अभी भी मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ कोर्स वर्क के, तो मुझे भी डर लगता है, इवन जबकि मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप उन पॉइंट्स में अच्छे से काम करोगे तो आपके जो चांसेस हैं नेट या जेआरएफ निकालने के काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर करोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो देखो, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेथ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये जो तीनों हमने आपको पॉइंट बताए हैं ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका वो चीज़ कंप्लीट हो चुका होगा तो इन 3 पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो है आपका सिलेबस। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अभी 2 यूनिट रिमेन होंगी या 3 यूनिट रिमेन होंगी या 4 यूनिट रिमेन होंगी या 5 यूनिट, जितनी भी यूनिट अभी उन्होंने नहीं की होंगी, वो सोच रहे होंगे लास्ट के टाइम करेंगे। तो देखो, मैं आपको ये चीज़ पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि आप हमेशा लास्ट के मंथ में जितना हो सके रिवीजन करो और एमसीक्यू लगाओ। लास्ट के मंथ में आप पढ़ने पे मत फोकस करो कि आप एक नई यूनिट लास्ट के मंथ में उठाओगे जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है। वो पॉसिबल नहीं है ये चीज़, क्योंकि लास्ट के मंथ में आपका जो माइंड होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो कई सारी जगह जाता है, क्योंकि आपको लगता है आपको एमसीक्यू भी लगाने हैं, आपको लगता है आपको रिवीजन भी करना है, आपको ये चीज़ भी लगती है कि पर्टिकुलर आपको नई यूनिट भी पढ़नी है, तो वो आप उतना ज़्यादा इफ़िशिएंसी से नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप 100% जो भी आपका सिलेबस है वो कवर करके नहीं जा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पर्टिकुलर अगर उन्होंने सारी यूनिट्स पढ़ ली या जो भी उनमें लिखा है उन यूनिट्स में सिलेबस में, तो उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। नहीं भाई, ये बहुत ब्रीफ में दी गई होती हैं चीज़ें। जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा आपका पर्टिकुलर या बोले वाइड, बहुत वाइड स्कोप होता है उनका, बहुत सारी जगह से एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो बहुत छोटा छोटा सा ब्रीफ में या समराइज करके चीज़ें लिख दी गई होती हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप ये कोशिश मत करो कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करो। एंड हाँ, अगर अब तक आपने 60 to 70% सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है तो वो इनफ है। इसके बाद आप क्या करो, जितनी भी आपकी 3-3 यूनिट, जो भी पेपर फर्स्ट में 3 यूनिट और पेपर सेकंड में 3-3 यूनिट जो भी बची हैं, उनको आप पर्टिकुलर जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, किसी के भी आप शॉर्ट नोट्स ले लो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, तो उनसे आप उनको रिवाइज कर लो, एक अच्छे से एक बार उनको पढ़ लो और इसके बाद उनको रिवाइज कर लो। तो उससे होगा क्या कि आपका टाइम सेव होगा, प्लस आपको अच्छा खासा एमसीक्यू के लिए टाइम मिल जाएगा, प्लस आपको अपने रिवीजन के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा एग्जाम तो है नहीं आपका पर्टिकुलर स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल का एग्जाम हो जो सिलेबस से ही पूछा जाएगा, जो सिलेबस में लिखा होता है उसी से पूछा जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझो और जितना हो सके उतना एमसीक्यू पे फोकस करो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है लिमिट योर रिसोर्सेज। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपसे हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, कभी भी फ्री का जो आपको मिल गया आपने ले लिया, जितना हो सकता है आप लोग कूड़ा करकट बहुत सारा हो जाता है भाई। वो आपको पढ़ना तो सिर्फ एक बुक से ही है या आपको एक नोट से ही पढ़ना है,
सिर्फ उसी से पढ़ो। इस समय आप नोट्स मत इकट्ठा करो कि आपके फ्रेंड ने बोल दिया ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इससे लास्ट टाइम पूछा गया था पर्टिकुलर। ठीक है, पूछा गया था तो ऐसा तो होगा नहीं कि इस बार भी उसी पेपर से पूछ लिया जाए, मतलब उसी नोट्स से पूछ लिया जाए या उसी बुक से पूछ लिया जाए। 2 या 3 क्वेश्चन में भी आ गए होंगे लास्ट टाइम। तो इस चीज पे आप बिल्कुल भी मत जाओ। आप आपका जो भी चीज आप अभी तक फॉलो कर रहे थे, जो भी बुक फॉलो कर रहे थे या जो भी नोट्स फॉलो कर रहे थे, आप उन्हीं को फॉलो करो। क्योंकि रीजन ये है कि आप उस बुक या उन नोट्स के जो भी लैंग्वेज है उससे बहुत अच्छी तरीके फेमिलियर हो। ठीक है, अगर आप चेंज करोगे तो वो आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी को फॉलो करो और उसी से अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी बुक अच्छी और खराब नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपको किस बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है। ठीक है, अगर आपको बुक की लैंग्वेज समझ आ रही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बुक की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही तो ये चीज़ें आपको शुरुआत में चेंज करनी चाहिए। बाई चांस आप ट्रूमैन से पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अरिहंत की बुक बहुत अच्छी है, तो आप एग्जाम के लास्ट मंथ पे ही बिल्कुल भी मत करो कि आपने ट्रूमैन्स को रख दिया किनारे और अरिहंत की बुक उठाई और शुरुआत से स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज़ आपकी स्टडी पे बहुत गंदा इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, मेन चीज मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, कोई भी बुक लो या आप बुक से मत भी पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपको उनको क्लियर करना है ना। तो बेसिक कंसेप्ट्स तो आपके किसी भी बुक से क्लियर हो सकते हैं जिसमें भी आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज समझ आएगी। एंड दूसरी चीज ये है कि यूजीसी नेट के पेपर 2 में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ 5 से 6% मिलेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जब तक आपकी बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आप अच्छे से ये चीज को ध्यान रखो। तो जितना हो सके अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करो। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, बाई चांस आपके पास अभी 20 to 25 डेज बचे हुए हैं, या कॉमर्स वालों के लिए भी ज़्यादा होंगे, मे बी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है वो लास्ट में ही होता है, मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं बीच में होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, ये मेन स्ट्रेटजी है। तो देखो, सबसे पहले आप डेली 1 यूनिट का रिवीजन करो। ठीक है, उस रिवीजन के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, मतलब 1 यूनिट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 पेज में खत्म हो जानी चाहिए। आप जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो आप उसके सामने डायरेक्ट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस लिख सकते हो, बाकी जो कहानी होती है वो सब मत लिखो। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आपको रिवीजन करने के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल हो। जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो वो एक एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनका रिवीजन ऑटोमेटिकली करवा देगी। जब आप इतना पढ़ चुके होगे, सिर्फ और सिर्फ आप उनको समराइज करके लिखो, बिल्कुल छोटा छोटा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा लिखो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे आपका सैम्पलिंग की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उसमें आप सिर्फ लिख सकते हो इक्वल चांसेस। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप लिख सकते हो नॉन इक्वल चांसेस। ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि जब आप एग्जाम के डे या 1 या 2 दिन पहले उनको पढ़ो तो आप सारी चीज़ें इजीली रिवाइज कर सको। और अपना अगर आप खुद का लिखा, मतलब जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं तो वो आप इजीली चीज़ों को रिटेन कर सकते हो, वहाँ से इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हो, वो आपको अच्छे से समझ आता है। तो हमेशा मैं आपसे ये चीज़ बोलता था कि आप अपने अच्छे नोट्स बनाओ, लेकिन अब ये लास्ट समय है, बाई चांस आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो आप बुक से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और हाईलाइटर का जितना हो सके उतना यूज करो, और प्लस शॉर्ट नोट्स बना लो, 1 या 2 पेज के नोट्स बनाओ जिसमें पूरी यूनिट आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जिस यूनिट का आपने रिवीजन किया है उस यूनिट के आप एमसीक्यू लगाओ। सबसे बड़ी चीज है एमसीक्यू, जितने हो सके उतने लगाओ, क्योंकि एमसीक्यू से ही सब कुछ होगा इस एग्जाम में, क्योंकि आपको अल्टीमेट उन्हीं को करना होगा एग्जाम में जाने के बाद। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एमसीक्यू लगाओ, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप 50 एमसीक्यू डेली लगाओ, या 30 या 40 जितने भी आप लगा सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उतने एमसीक्यू लगाओ। लगाने के बाद अपनी गलतियों को फाइंड करो, आप क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है, फिर आप ये भी देखो कि आपने पर्टिकुलर इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और उसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू जब लगाओगे तो आपके कुछ नए कंसेप्ट्स भी मिलेंगे, तो आप उनको भी लिख लो अगर चाहो तो। इसके अलावा उन कंसेप्ट्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि ये होता क्या है। बाई चांस अगर आपने ना पढ़ा हो उस यूनिट से रिलेटेड तो आपका थोड़ा थोड़ा वैसे भी चीज़ें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके यूनिट से बाहर आते हैं लेकिन हर बार रिपीट होते रहते हैं वो। ठीक है,
हैं। जैसे ड्यू पॉइंट एनालिसिस है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जीरो बेस बजटिंग पे भी मे बी ये सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एंड हाँ, ये जितने भी आप एमसीक्यू लगाओ तो लास्ट उनको बहुत अच्छे से लगाओ और देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो गलती कर रहे हो, अगर आपने यहाँ पे ही सही कर ली, जब दूसरी बार आप लगाओगे तो वो आपके एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। जैसे मेरे से क्या होता था, मेरी एक बहुत कॉमन गलती होती थी, मैं जब क्वेश्चंस को बहुत एक्साइटमेंट में पढ़ता था, बहुत तेजी तेजी, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ा स्टार्टिंग में और लास्ट का डायरेक्ट पढ़ता था, बीच का मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता था। तो होता क्या था, कभी कभी वो बीच में नॉट लगा होता था तो उस नॉट को मैं खा जाता था, ठीक है। मतलब बाई चांस होती थी प्रॉब्लम, तो एमसीक्यू उससे गलत हो जाते थे। तो आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। देखो होता क्या है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रुप में स्टडी ना करो, या देखो मेरे साथ क्या था कि मुझे डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, बट लेकिन मुझे ग्रुप में स्टडी करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि देखो उससे होता क्या है, उससे दो चीज़ें होती हैं। पहला तो एक कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वाली वो होती है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती है। आप दूसरे से खुद को कंपैरिजन करने लगते हो, तो बिल्कुल भी आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आप खुद यूनिक हो यार, आपको क्या किसी से कंपैरिजन करना, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप कंपेयर करते हो दूसरे से खुद को, तो आपको कभी कभी लगता है कि दूसरे को बहुत ज़्यादा आता है, तो आप उन चीज़ों से भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरी चीज़, आप जब पर्टिकुलर ग्रुप में स्टडी करते हो तो आप इतना पर्टिकुलर जो आपका, या बोलें कि आपकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है और आपका डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे हमेशा बोलूँगा लास्ट में जितना हो सके अपना इंडिविजुअल स्टडी करो और ज़्यादा अपने फ्रेंड से बात मत करो, क्योंकि बाई चांस अगर होता क्या है कि बाई चांस आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि उसकी तो 8 यूनिट प्रिपेयर है, 9 यूनिट प्रिपेयर है, आप इसी टेंशन में आ जाओगे। लेकिन आपको वो उसने ये नहीं बताया कि 8 यूनिट उसने सिर्फ पढ़ी है, सिर्फ एक बार ऐसे पढ़ लिया, और आपने 6 यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर की हैं, ठीक है। आपको सारे कंसेप्ट पता हैं, आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पता हैं, और उसने सिर्फ ऐसे देख लिया एक बार और उसने बोल दिया 8 यूनिट प्रिपेयर है, तो आप उन चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाते हो। बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है उन चीज़ों से, ठीक है। तो जितना हो सके अपना इंडिविजुअल स्टडी करो और कोशिश ये करो एटलीस्ट इस समय कम से कम 6 से 8 आवर अच्छे खासे स्टडी को देने ही देने हैं आपको, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो जो स्मार्ट वर्क होता है कि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्मार्ट वर्क इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें हार्ड वर्क नहीं होता है, उसमें भी हार्ड वर्क होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपको कब हार्ड वर्क करना है और कब हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब बाई चांस आपका इस समय आप पूरी 10 पूरी यूनिट बहुत डिटेल में पढ़ने बैठ गए, आप डेली यूनिट पढ़ते जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा, आप एमसीक्यू लगा ही नहीं रहे हो। तो आपको देखना है कब हार्ड वर्क करना है और कब स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे अगर हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता तो देखो जो हम लोगों के मजदूर थे या जो हम लोगों के रिक्शा चलाने वाले वो थे, सबसे ज़्यादा अमीर वही होते ना अगर हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता। तो हमेशा समझो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन की बात होती है, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्केयर एंड गिव योर 100%। आप में से बहुत सारे लोग एक डर ये होता है कि अगर नहीं पास हुए तो क्या होगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और इसके अलावा अपना 100% देना छोड़ देते हैं। अभी तक वो बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए होंगे लेकिन उन्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप डर जाते हो किसी चीज़ से तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी लूज़ हो जाता है और आप उतना कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो आपको नहीं डरना है यार, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, आपको अपना 100% देना है, मतलब देना है। और क्यों नहीं होगा यार, जब आपने अच्छे से पढ़ाई की है और अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, अच्छे से एमसीक्यू लगा रहे हो, तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना कि इस समय आपको 6 से 7 आवर बहुत अच्छे से देने ही देने हैं, क्योंकि इस दोबारा आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस वाला एग्ज़ाम है। दोबारा से चीज़ों को रिवीजन करना कितना डिफ़िकल्ट होता है।
तो आपको एक बार में ही निकालना है, चाहे जो हो जाए एक बार में, मतलब इस बार आपको निकालना है, निकालना है मतलब निकालना है। इस चीज़ को आप लेके चलो और जितना हो सके 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करना पड़े तो लास्ट के एक मंथ आप पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि एक मंथ बहुत होता है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू लगा के ही इस एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकते हो, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे हैं। एंड हाँ, यूनिट वाइज एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी आपके एमसीक्यू दिए हुए हैं। मैं आपको इसका लिंक भी दिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप जाके वहाँ से पर्टिकुलर जो भी एमसीक्यू आपको लगाने हो तो लगाओ। और भी मैं अभी जल्दी जल्दी अब कम से कम 8 से 10 वीडियो और प्रोवाइड करूँगा, जो कि जो एमसीक्यू अभी नहीं दिए हैं वो भी दे दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो और कोशिश ये करो कि इस बार आपको एग्ज़ाम निकालना है, मतलब निकालना है, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके कमेंट करो और शेयर करो वीडियो को। अगर जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आप में से सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ।